और सारी जो ब्राउन फील्ड जो जो योजनाएं हैं उनको बेचकर सरकार अब उनको बेचने पर उतारू है और उसको अपने दोस्तों को बेचेगी, अपने जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं उनको बेचेगी। और इसके माध्यम से पूरी सरकार का पूरा काम धाम एक तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो सरकार में जॉब पद पैदा होते थे रिजर्वेशन के कारण, वो भी अब खत्म हो जाएंगे। तो काफी बड़ी बातें इसमें हो रही हैं, काफी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। इसको एक तरह से प्राइवेटाइज करना भी चुनौती रहेगा इसको, और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन भी चुनौती रहेगा। हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि सरकार आखिर क्या करना चाहती है। जो नेशनल एनएमपी जिसको कहा जा रहा है, नेशनल मॉनिटराइजेशन प्लान पाइपलाइन में क्या है, क्या करना चाहती है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे सोशल सेक्टर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। क्या ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया है, या फिर दुनिया में पहले भी होता रहा है और हम इसमें क्या होते देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरे देश से जाने माने अर्थशास्त्री और एकेडमिक्स के लोग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट फाइनेंस में डायरेक्टर हैं, फाइनेंस के जाने माने नाम देश में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेश कोठारी जी, इक्फाई के राजस्थान के चैप्टर के बीसी रह चुके हैं और पोद्दार इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिलहाल आप अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं विवेक रजक जी, जो कि ड्यू में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं राधिका पांडे जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सीनियर फेलो हैं। आप भी पत्रकार से लंबे समय से जुड़ी रही हैं और लिखती भी रही हैं। आपकी आवाज भी हम देश के जो बड़े पत्र हैं उनमें सुनते रहते हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पास आना चाहूंगा अमन जी की सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या योजना है, संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों की कि आखिर क्या है ये पूरा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए, जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी सरकार लाने की कोशिश कर रही है, वो जो उनका मुहिम रहा है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस नहीं करना चाहती है, बिजनेस से बाहर होना चाहती है, मिनिमम गवर्नेंस करना चाहती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाहती है। तो उसके अंदर उनका कंट्रोल रहेगा, उनको मार्गदर्शिता रहेगी कैसे करना है, क्या करना है, पर जो बिजनेस करना है, डे टू डे एक्टिविटी रहेगी, वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने नीति आयोग के माध्यम से कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ पे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। और मोनेटाइजेशन के दो रिक्वायरमेंट आज के डेट में आ रही हैं। पहली चीज तो ये है कि जो उन्होंने पहले से ही मुहिम 2014 से उठा रखा है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का। दूसरा जो मुहिम है उनका वो ये है कि आज के दर पे जो रेवेन्यू है उनके बहुत मेजरली फॉल कर गए हैं, और कोविड के दौरान सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर के देशों के भी बहुत बुरे हाल हैं। तो उसके तरीके से एक तरीका ये है कि हम डेफिसिट बढ़ाए जाएं और या तो प्रिंट करें पैसा, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज होती हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB जैसी एजेंसीज होती हैं, उनसे ऋण लिए और उससे हम काम चलाएं। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं उनको हम मोनेटाइज करके, जो पहले से सरकार सोच रही थी करने का, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करे या मोनेटाइज करे। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे LIC का कर रही है, उसमें कुछ अपना शेयर होल्डिंग लूज कर रही है, अपनी ओनरशिप लूज कर रही है। पर जब मोनेटाइज करते हैं तो उसमें ओनरशिप हम लूज नहीं करते हैं, हमारी ओनरशिप हमारे पास ही रहती है। आगे क्या रहेगा, क्या नक्शा कदम रहेगा, वो हमारे पास ही रहता है। पर हम एक यूजेज का राइट कि जो उसके ऊपर यूज करना है, उसके ऊपर अगर कुछ कर कलेक्ट करना है, जो इफिशियंसी बढ़ानी है, वो सब चीजें हम किसी को, एक प्राइवेट एंटरप्राइज को या एक पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज को दे देते हैं, ताकि उसको एफिशिएंटली रन कर सके और उससे जो है रेवेन्यू सरकार का ज्यादा बढ़ सके, और इस तरीके से वो मिनिमम गवर्नमेंट करके मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ जा सके। तो एक जो, बिकॉज उससे ये फायदा होगा कि हम डेफिसिट की तरफ नहीं जाएंगे। जो लोगों को कोविड की रिलीफ देनी है, कोविड की तरफ से रिलीफ देनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करने हैं, वो सब हम कर पाएंगे। बिकॉज जब ये 6 लाख करोड़ हमारे पास होगा तो हम सब ये कार्य करने में सक्षम, 6 लाख करोड़ की बात चल रही है, एक फाइनेंशियल ईयर में है या 5 साल में है, इसकी कोई क्लैरिटी है क्या? हाँ जी, जो 6 लाख करोड़ की बात की गई है वो इस फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। इसके बाद जैसे आपने कहा बजट के अंदर ये 16 लाख करोड़ की बात की जा रही थी। अभी जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई भी किए हैं, वो सारे सेक्टर्स में सरकार नहीं जा रही, एक एक करके पकड़ेगी उन सेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे किया जा सकता है। जैसे रेलवे जो है सेकेंड लार्जेस्ट लैंड ओनर माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, उसके पास स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बना रखी हैं।
और वो बहुत सारी चीजें उनको लीज आउट किया जा सकता है। वहां पे होटल्स, मैंने सजेस्ट किया था आज से 8-10 साल पहले की बात है, कि जो रेलवे की लैंड है वहां पे गेस्ट हाउसेस क्रिएट किए जाएं, जो लोगों को दिए जाए, वो ऑपरेट करेंगे उनको, तो एक यात्री को सुविधा मिलेगी कि वो रहने की जगह मिलेगी। इसलिए स्कूल और कॉलेजेस चलाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिजली भी आ रही है, टॉयलेट्स भी हैं और फैसिलिटीज भी हैं। तो एक गांव गांव तक रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ है, तो उससे उनको फैसिलिटी भी मिलेगी और एक आय का रास्ता भी मिलेगा सरकार को और रेलवे को। बिल्कुल। देखने में सुनने में तो ये ठीक लग रहा है। हमारे साथ राधिका पांडे जी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में, जो कि सरकारी संस्थान है, उसमें आप सीनियर फेलो हैं। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार क्या वो जैसे उसमें बताया जा रहा है कि नीति आयोग का जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि रोड, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, तो ये तो हमारी बहुत ही दैनिक बुनियादी जरूरतें हैं कि हम जाएंगे तो सड़क पर जाएंगे। लोगों के मन में आशंका है कि उनको अब सड़क पे चलने का अधिकार भी सरकार छीनेगी। क्या आप सड़क पे जाने के लिए आपको एक मुहावरा चल रहा है कि अंबानी अडानी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, एक कितनी सच है? क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? इस तरह की आशंकाएं जो दोस्तों अपनी जैसी लगती हैं, क्या हकीकत बनेंगी? नहीं, तो जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि जो उनकी सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स, जो एसेट्स हैं सरकार के पास, उन्हें लीज आउट करके वो जो पैसा मिल सके उनसे वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके। सो इसका जो फंडामेंटल जो टीनेट है, जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत नोबल है। जो ये सब जो आशंकाएं आ रही है, इन सब के लिए ये इन सबको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो एसेट मोनेटाइजेशन है ये एक तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार पूरा अपना ओनरशिप नहीं खो रही है। इट इज नॉट ये प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक तरीके का लीज अरेंजमेंट है, एक अग्रीमेंट है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट के बीच में। तो जो पीपीपी से रिलेटेड जो भी आशंकाएं हैं, जो पहले हो चुका है हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई तरह के मॉडल्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जैसे सड़कों के केस में बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर का मॉडल है, बीओटी जिसे हम कहते हैं, टीओटी है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, इन सब के बारे में एक विचार जो है और एक व्हाइट पेपर सरकार को निकालना चाहिए, ताकि जो भी आशंकाएं हैं वो दूर हो सके। फंडामेंटली जो ये है वो ये है कि सरकार कुछ समय के लिए लीज आउट करेगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो इनिशियल एक कंसेशनायर अमाउंट सरकार को देगा, और 10-15 साल के लिए वो जो एसेट है वो सरकार के पास ना रह के प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा, और वो अपना जो उन्होंने सरकार को दिया वो रिकवर करने के लिए टोल लेगी। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी है, जस्ट कि एक ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है कुछ समय के लिए, 15-20 साल के लिए सड़कों के केस में सरकार से प्राइवेट सेक्टर के केस में। ना अब ये सारी जो चीजें हैं कि कितना टोल होगा, कितने समय के लिए होगा, रिटर्न क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ये सब चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि ये जो जितनी भी आशंकाएं आ रही है सब वैलिड आशंकाएं हैं, ये सब दूर की जा सके। एसेट मोनेटाइजेशन से ये नहीं हो कि आगे चल के मोनोपोली या डिओपोली हो जाए, कि जैसे ऑपोजिशन बोल रही है कि अपने मित्रों को दिया जाएगा। तो एक ऑक्शनिंग तरीका, एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। और इस पे जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन सब कंसर्न्स को दूर करने के लिए सरकार को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट निकालना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बहुत नोबल है, लेकिन इसका जो मेन मतलब जो आगे जो चैलेंज हमारे सामने है वो है इम्प्लीमेंटेशन के केस में, कि इसका आप इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो हमें पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी आशंकाएं थी, बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चालू हुए थे लेकिन वो बीच में ब्रेक हो गए, काफी सारे केसेस जुडिशरी में पेंडिंग है। तो वो सब चीजें अगर फिर से आती हैं तो ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये धरा का धरा रह जाएगा। तो वो सब चीजें दूर करनी बहुत, हर एक जो इश्यू है इस के क्षेत्र में, इनको आयन आउट करना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए जो मॉडल है वो सरकार को इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए। कुछ मॉडल्स हैं लेकिन अल्टीमेटली क्या मॉडल होंगे उन सब के बारे में थोड़ा और विस्तार से बातचीत की जानी चाहिए। अभी जो बजट में जो 16 करोड़ की चर्चा की गई वो कितने साल का है? देखिए, एक तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो कि 100 लाख करोड़ का है, और एक ये एसेट मोनेटाइजेशन है जो 6, हाँ जी, जो वो 5 साल के लिए है, और ये जो 6 लाख करोड़ उसी का एक
पार्ट आप मान सकते हैं। ये 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए मोनेटाइजेशन से सरकार जो है वो 6 लाख करोड़ रुपए हाँ, गार्नर करने का टारगेट है। वो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके लिए जो 16 करोड़ के आसपास पैसे जुटाने हैं, वो बाकी कहाँ से आएंगे? 5 लाख करोड़ यहाँ से आएंगे, बाकी कहाँ से आने हैं? वो बाकी के लिए जो आपने जैसे कहा कि वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन बनाई जा रही है, तो वहां से ये लोग बॉन्ड इशू करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, LIC को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वहां से मार्केट से पैसा जुटाएंगे। बाकी जो पैसा आएगा वो मार्केट से और बैंकों से और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स होते हैं वहां से आएगा। तो बेसिकली जो मेन इंटेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें ये नहीं है कि 100 लाख करोड़ सरकार खुद लगाएगी। वो इन्होंने एक जो बॉडी क्रिएट कर दी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके थ्रू पैसा मार्केट से लोन लिया जाएगा और फिर वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा कि अब आप ये पैसा यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करिए। तो इस तरीके का जो है मॉडल है, और जो सरकार ने ऑलरेडी ये जो बिल सरकार ले आई है और पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन के नाम से ये जो बॉडी बन रही है। जी हमारे साथ राजेश कोठारी जी हैं। राजेश जी, इतना फाइनेंस का काम हो रहा है आगे जाके कि मुझे लग रहा है आप तो जीवन में कभी रिटायर होंगे नहीं, आपको कोई ना कोई सर्विस आपकी लेता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहां, तो आपको तो खुश होना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, मैं खुश हूँ या मैं तकलीफ में हूँ? मैं जनता हूँ जिसका किसी का कोई सरोकार नहीं है। सुन लीजिए, जुमले, अच्छी लैंग्वेज, अच्छे वायदों से कोई बात मैं कह दूं, पर अंतर्मन में जाकर देखूं तो हर व्यक्ति आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मैं संविधान की उस मूल भावना को लेकर जाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और जब इस देश का विकास हुआ था, वो कोई भी मॉडल हो सकता है, उसमें कहा गया था हम लोग पब्लिक सेक्टर बना रहे हैं सो दैट दे कैन अटेन द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है सर, हालात बदले, वक्त बदले। स्वतंत्र जी, आप अपने घर का सोना कब बेचते हो? आप अपनी मूल्यवान एसेट्स कब बेचते हो? जब आपके दिमाग का दिवालियापन नजर आने लगे तब। हमें क्रिएट कुछ नया नहीं करना है। वो जनता जिसमें आप भी हैं, मैं भी और मेरे एमिनेंट पैनलिस्ट भी हैं, टैक्स दे देकर करके चोरी हमने नहीं करी, कर का भुगतान करके ये जो इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बना है, कोई व्यक्ति आता है उसको बेच के चला जाता है। किस तरह से आप इसको एथिकल एंड मॉरल बताते हैं? दूसरी बात, ये बहुत बढ़िया तरीका हमने ढूंढा है कि पहले 10-15 साल के हम लोग बात करेंगे, फिर वो एक्सटेंड होगा, आप जिस घर में रहते हैं, अगर वो जेडी का घर है, जब वो जेडी है दिल्ली में उसका डीडी हो, उस घर की लीज 99 ईयर्स की होती है। आपको लगता है 99 ईयर्स के बाद आप खाली करेंगे वहां पे? आप कभी खाली करने वाले नहीं है। मैं इस बात से हो सकता है सहमत हूं कि सरकार की दिवालिया है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और इसके लिए आय बढ़ाने के जो साधन होने चाहिए वो बंद करके जो मेरे पास में था मैं बेच रहा हूं, ताकि ये जनता जनार्दन सिर्फ 4, 5, 10, 15 जो आप लोग कह सकते हो उनके कब्जे में आ जाए, और उसके बाद हम फिर वो कॉलोनियल रूल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो सरकार की जो कोई भी सरकार हो, सरकार का जो कथन है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने धतूरे का बीज रसगुल्ले के अंदर डालकर आपको खिला दिया है। 5-10 साल बड़ा अच्छा लगता है आपको, अरे वाह यार क्या मस्त आ रहा है, और जिस दिन धतूरा का असर करेगा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। हमने 50 साल के लिए एयरपोर्ट दे दी। अरे आपने दे कैसे दिए? किसके थे एयरपोर्ट भाई? ये एयरपोर्ट मेरा था जिसमें मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट करा टैक्स देकर, इस देश की सेवा करके। आपने बेच दिया। बेच नहीं दिया सर, बेचो बुरा लगेगा, शायद लीज पे दे दिया है, ठीक है ना, शायद प्राइवेटाइज कर दिया है, शायद इसको मोनेटाइज कर दिया है। ये जुमले हैं, उनमें कुछ भी दम नहीं है। मैं इस बात का सख्त खिलाफ हूं कि जिसका काम एक आम आदमी से पड़ता है, खास करके सड़क से, उस पर तो कम से कम आप इतनी बेहरम मत बनिए, क्योंकि जिन जिन सड़कों के ऊपर हमने टोल पे दी थी, टोल पे बनाई थी, जहां टोल इतना वसूल कर लिया गया है कि सड़क की कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं, उसके बाद भी उन सड़कों का टोल आज तक खत्म नहीं हुआ, न कभी खत्म होने वाला है। ये बड़ा अजीब सा अर्थतंत्र है, कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ है, इस पर चर्चा फिर बाद में कभी करेंगे। पर ये जो जिसका बोलता है ना कि नेशनल
मोनेटाइजेशन, पाइपलाइन, प्रोग्राम, प्रोसीजर, ये सिर्फ कोई व्यक्ति धीरे से आता है, आपके आंख में सुरमा लगा जाता है, देखो बेटा इसमें तुरंत दूसरी दिखेगी, अरे देखिए क्या, जब कुछ बचेगा तो दिखेगा ना मेरे को। सो क्षुब्ध हूं सरकार के उन आर्थिक चिंतकों को कि जिनके पास ना विजन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हमें विरासत में मिला। सुनिए विकल्प क्या है आप अरे सर सुनिए तो सही मेरी बात, सुनिए सही मेरी बात, सुन तो ली सर, सुन तो ली। आप तो मुझे बताएं कि विकल्प क्या है। आपको लग रहा है कि अगर नहीं करना है तो क्या करना है? आप विकल्प की बात करना चाहते हैं? आप कभी ब्राउन फील्ड बोलते हैं, कभी ग्रीन फील्ड बोलते हैं। व्हाई डोंट यू मेक ए पॉलिसी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एट ए ग्रास रूट? सोलर में हमने काम करा है। सोलर के अंदर आज जितनी भी कैपेसिटी जनरेट हुई है, सरकार को तो बड़ा योगदान नहीं जितना निजी निवेशकों का है। आप वो इकोसिस्टम तो जनरेट करिए। मैं अपने घर की चीज बेच दूं, बेच ही रहा हूं, मैं बेच दूं या लीज भी दे दूं, आप जो भी समझना चाहे सुन लीजिए। आई शुड क्रिएट सम मोर। और सरकार से देखिए, सरकार को दो तरीके हैं जिंदा रहने के लिए। सरकार तो कह रही है कि पिछले 5-6 सालों में जितनी तेजी से सड़क बनाई गई है उतनी तेजी सड़क कभी नहीं बनी। अरे श्रीमान, वो किसका पैसा लगा है? वो पैसा किसका लगा है? वो पैसा मेरा लगा है सर, जनता का पैसा लगा हुआ है। अब सुनिए मेरी बात, मेरा पैसा लगा हुआ है कि सड़क बनी हुई मिली थी, उनको बेच दी। सड़क बनी हुई नहीं मिली थी, उन्होंने बनाई है, तो आप मान लीजिए। अरे तो सर आप ऐसा करें ना कि जो सड़क सरकार ने बनाई है किसके पैसे से बनाई है सर? ध्यान दीजिए, ईमानदारी बरतिए। किसके पैसे से बनाई है वो सड़कें? जनता के टैक्स पेयर से, बजट के प्रावधानों के तरीके। ठीक है सर, मैं इस बात के खिलाफ नहीं, खिलाफ इस बात का हूं कि जब मैं सड़क पे चलूंगा, जिस पैसे को मेरे टैक्स से बना, मैं मतलब एक आम व्यक्ति, नॉट मी एज ए इंडिविजुअल, उसको चलने का भी मेरे को क्या करना चाहिए? आई हैव टू पे फॉर इट। ये कहाँ का नॉथिंग सर, पर मेरी ही इन्वेस्टमेंट से सड़कें बनी है, उसमें चलूंगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सर वो तो टोल तो पहले से चला रहा है, तो आज तक आपने विरोध नहीं किया। टोल तो बहुत लंबे से चला रहा है। अब आपको शायद नहीं मालूम हुआ कितनी लिटिगेशन अभी पेंडिंग है, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है सबको मालूम है कि दादा केस फाइल करेगा, पोता हियरिंग पे जाएगा और पड़पोता जाके शायद कुछ निर्णय लेके आ जाएगा। खैर मैं अच्छा, आपका मतलब है कि जो टोल है वो भी इलीगल है? इलीगल बात नहीं कर रहा सर मैं, देखिए या गैर कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत क्यों नहीं है? आपने एक सड़क बनाई और वो सड़क निजी क्षेत्र ने बनाई, मान लीजिए, ठीक है ना, उसने टोल वसूला, इतनी समझ में आती है, पर आपने इतना टोल वसूल लिया कि आपकी लागत निकल गई, आपने अप्रत्याशित उस पर प्रॉफिट कमा लिया। अब उसके बाद तो आप टोल कम करिए या टोल खत्म करिए, वो शायद समझ में नहीं आता। आप एक स्टडी क्यों नहीं कराते हैं अपने लेवल के ऊपर कि जो सड़क बनी है उसमें कितना कॉस्ट आई थी, कितना टोल हमें वसूल कर चुके हैं और कितना मार्जिन हम लोग ले चुके हैं, उसके बाद तो सड़क फ्री करिए जनता के लिए। हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकारी व्यवसाय बन जाती हैं, समाज कल्याण, सर्व कल्याण, सबका कल्याण गौण हो जाता है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप खुद क्रिएट करिए, उसको बेचिए, कौन रोक रहा है आपको? आपको तो जो चीज मिला अपनी बेचबाजी खत्म कर दी उसको, और फिर क्या आपने आपकी आपत्ति ये है कि जो क्रिएट किया था वो बेच दिया, या ये है कि क्रिएट नहीं किया? क्या आपत्ति क्या है आपकी मूल रूप से? सर मैं तो आपत्ति कर होता कौन हूँ सर? मैं तो आपके इलेक्शन में दिखा दूंगा मेरी आपत्ति क्या थी। आने दीजिए सर, जनता ही है, जनता। सुनिए, मेरी आपत्ति इस बात की नहीं है, मेरी आपत्ति इस बात की है कि जो आपका था ही नहीं, आपने बेच कैसे दिया, या लीज पे कैसे बेचना शायद बुरा लगेगा, लीज पे कैसे दे दिया आपने? बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन का जो गणित है वो सबको, नेता भी चिंता करते हैं और हम भी चिंता करते हैं। नेताओं लोगों को भी इस बात की खबर, उस बात की निश्चित रूप से पता रहता है कि चुनाव आएंगे जी। हम निश्चित रूप से चुनाव है। हम जिस शासन व्यवस्था में काम कर रहे हैं उसको हम प्रजातंत्र बोलते हैं, यानी प्रजा का तंत्र, ठीक है ना। अब प्रजा गौण हो गई, तंत्र का तंत्र बन के रह गया, तंत्र को मंत्र से चलाते हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। देखते हैं चुनाव में, अगर चुनाव में सबक सिखाना है तो चुनाव के पहले भी वैसे लोग सबक सिखाते हैं टोल पे। अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। विवेक रजक जी, आप सबसे युवा आप ही हैं हमारी टीम में, हमारी पैनल में, तो आपका क्या कहना है कि आपको अपना भविष्य किस तरह का दिख रहा है? जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या सरकार प्राइवेटाइज कर देगी क्या हर चीज को पूरी तरह से? जैसे अभी मेरे पूर्व पैनलिस्ट ने भी बताया कि आप इसको मोनेटाइजेशन कहिए, प्राइवेटाइजेशन कहिए, बेचना कहिए, है वही चीज। लेकिन पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल आप आंकड़ा देख लीजिए कि जो टारगेट रखा जाता था पैसे जुटाने का प्राइवेटाइजेशन के तहत, वो कभी भी अचीव नहीं हुआ।
अगर आप गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें आंकड़े अवेलेबल है। आप देखेंगे कि हमारे टारगेट होते हैं 40,000 करोड़। पहले 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम अचीव करते थे 13,000 करोड़। हमारे टारगेट 2019-20 में पेंडेमिक से जस्ट पहले 1,05,000 करोड़ का टारगेट था और हमने अचीव किया सिर्फ 50,000 करोड़ होते। ये तो आधे से भी कम। अब ये जो 6 लाख करोड़ का टारगेट है, 2020-21 का टारगेट देखेंगे तो 1,75,000 करोड़ का टारगेट था। हम कितना बेचे? 32,000 करोड़ रुपए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट जुटा पाएगी, जो कि 4 साल में जुटाना है, 2025 तक, 2024-25, 21-22 से 24-25 के बीच। इसका सिंपल कारण ये होगा नहीं जुटा पाने का, ये अंडरलाइन करना चाहता हूं इस बात को कि नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि सिर्फ कहने से और बोलने से और जुमलेबाजी से इन्वेस्टमेंट या रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होता है। हम सब भूल जाते हैं। अब 2015 याद करिए, जब हम मेक इन इंडिया कर रहे थे, आज कोई उसकी बात नहीं करता है। अब 2014 में आ जाइए, जब हम गांव को गोद लेके और गांव का विकास कर रहे थे हर साल, वो भूल जाइए। तो ये भी एक तरह का जुमला है, आपका ध्यान भटकाने का और आपको मूर्ख बनाने का, जो मुझे लगता है। और अगर ये होता भी है, चलिए मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कहता हूँ, चलो ये हो जाता है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? आज जो सबसे बड़ी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के पास है वो है डिमांड का नहीं होना, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार नहीं होना। लाइवलीहुड बिल्कुल क्रैश हो चुका है। आपके 90% जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में करते हैं। और सबसे बड़ा गाज जो 2016 से, अब तो मैं 2020-21 का जो एनुअल रिपोर्ट अगर देखेंगे आरबीआई का, जो उन्होंने डाउन साइड और अप साइड जीडीपी का दिखाया है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट 2020-21 RBI.org में अवेलेबल है। तो ये जो करंट स्लो डाउन है, इसका डाउन साइड दिसंबर 2016 से वो दिखा रहे हैं जून 2020 तक। अब दिसंबर 2016 से लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर जीडीपी गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो डिमांड कहां से जनरेट होगा? और जीडीपी को आप कहां से संभालेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। और हम सभी जानते हैं, सारे एमिनेंट लोग हैं, स्वतंत्र जी आप भी इतना बहस करते रहते हैं, कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कि 2016 दिसंबर हमारा डीमोनेटाइजेशन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और उसके बाद 2017 का जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी आया है। अब चलिए जीएसटी से 1 लाख, कभी 1,10,000 करोड़ आ भी जा रहा है ना। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ी गई है, वो उस चीज को समझना जरूरी है। आप ये जुमलेबाजी ये जो कर रहे हैं कि इतना लाख करोड़, 6 लाख करोड़ और 111 लाख करोड़, इसे 2025 तक 111 लाख करोड़ का टारगेट है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके तहत, और उसका महज ये 6% भी नहीं है जो अभी हम 4 साल के अंदर जुटाना चाह रहे हैं। और बाकी जो दूसरी व्यवस्था रखी गई है जुटाने की, वो तो भूल ही जाइए कि कितना होगा। अब इसमें जो आने का, अगर ये हो भी जाता, मान लीजिए प्राइवेटाइज हो भी जाता है, तो सबसे बड़े जो आशंका, जो अभी मैडम बता रही थी कि भाई आपके पास कोई ऐसा व्हाइट पेपर, कोई डिटेल गाइडलाइन नहीं है कि आप इसको कैसे करेंगे, तो आशंकाएं होंगी। अब कोई चीज आप प्राइवेट को ऑपरेट करने देंगे, एक सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, खाली रोड की बात मत करिए, रोड तो बहुत छोटा हिस्सा है उसका, जो टोटल 6 लाख करोड़ आना है उसमें से रोड का हिस्सा जो है लगभग 10% भी नहीं है, जो सड़क बेच के या सड़क को लीज दे के जो पैसा आएगा। आप प्राइवेट को कोई चीज ऑपरेट करने देंगे, आप, ठीक है, आप मालिकाना हक नहीं देंगे, आपको लगता है कि वो जो सरकार जो व्यवस्थाएं करती है नौकरी जनरेट करने का, और जो डिप्राइव्ड सेक्शंस का उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन है और उन लोगों को नौकरी मिलती है, क्या वो सारा चीज मेंटेन रहेगा? अगर ऐसा कुछ डिटेल गाइडलाइन के साथ आप नहीं आते हैं, तब तो ये किसी का कहना सही है कि भाई आप जो है अपने पूर्वजों का जो संपत्ति है उसको सीधे अपने दोस्तों को ऐसे ही ओना पुना भाव में, जैसे कि 99 से 2004 के बीच आपने देखा, वो भी लिटिगेशन से, वो भी सबने पढ़ा कि संतूर होटल का क्या हुआ बॉम्बे में, ये सबने देखा कि भाई बाकी जो बालकों का क्या हुआ, वेदांता ग्रुप को कितने दर में दिया गया। यूपी में भी, मैं खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी शासन में रहते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, कि चीनी की मिलें कितने में बेची गई उत्तर प्रदेश में प्राइवेट को, उससे ज्यादा तो उसका जमीन का वैल्यू है।
मिल का बाकी चीज छोड़ दीजिए जो उसमें मशीन लगी है और बाकी जो उसका एसेट्स है। तो ये हमेशा क्रोनी कैपिटलिज्म और अपने कुछ मित्रों को स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्तर पे और सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो जो हालत है अब तो बिल्कुल लोग नाम ही ले रहे हैं कि भाई ये फलाना 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 3 या 4 या 5। तो ये कई तरह से अटैक है और इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आने का मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें आसार दिख सकते हैं। अगर ये साकार भी हो जाती है सरकार की 6 लाख करोड़, जो कि असंभव है, ये लिख लीजिए, आज से 4 साल बाद हम दोबारा यहाँ बैठेंगे कि 6 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन के थ्रू रिसोर्स मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये अगर ये कर भी लेते हैं तो इसका बहुत ही बुरा इम्प्लीकेशन अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने वाला, खास करके रोजगार के ऊपर पड़ने वाला। जब प्राइवेट कोई चीज ऑपरेट करेगा तो वो एफिशिएंसी तो देखेगा और वो फिर उस पे कैपिटलाइजेशन होगा, उसको मैकेनाइजेशन करेगा। मैं इस खाली रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि रोजगार घटते चले जाएंगे और रोजगार घटने का, और अभी आज हमारे टाइम, अभी के टाइम में भारत के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि आपका जो डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने का समय है। इस समय में आप बिना रोजगार दिए डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सरकार का जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसकी बारे में जो आशंकाएं हैं, क्या वो, एक तो ये आशंका है कि वो समय पे जो भी टारगेट है वो पूरे नहीं होंगे, और टारगेट नहीं पूरे होने की बजाय भी साफ है कि सरकार जिस तरह से काम करती है वो बेच नहीं पाएगी, क्योंकि वो वायबल है नहीं, उसके जो प्रॉपर्टी है वो वायबल नहीं होंगी, और सरकार जो ये सब जो इम्प्लीकेशन होंगे उसके, वो भी काफी मुश्किल इम्प्लीकेशन होंगे। ऐसी बात करेंगे, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल इसके उपयोग में सावधानी बरतना है। लेकिन कुछ सावधानियां रखकर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन करने के लिए बैंक की ओर से दिए गए पासवर्ड की जरूरत होती है। लॉगिन करने के बाद इस पासवर्ड को बदल देना चाहिए। इसके अलावा लगातार अपने पासवर्ड को बदलते रहें। किसी साइबर कैफे या फिर लाइब्रेरी जैसी जगहों में पब्लिक कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने से बचें। अगर ऐसे जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जरूरी है तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के साथ ही कंप्यूटर से टेम्पररी फाइल डिलीट करें। यदि कोई आपको कॉल करे या ईमेल के जरिए पर्सनल डिटेल की जानकारी मांगे तो उसे कोई जानकारी नहीं दें, क्योंकि बैंक कर्मी कभी भी फोन या ईमेल के जरिए कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं पूछता है। फ्रॉड करने वाले लोग कई बार ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट के लिंक ईमेल में भेजते हैं। ऐसे में किसी ईमेल में आए लिंक पर क्लिक करने की बजाय आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर बैंक URL ही टाइप करना चाहिए, क्योंकि फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन करने पर आपका अकाउंट एक्सेस ठगों को मिल सकता है और वे आपका खाता खाली कर सकते हैं। हर सदस्य यहाँ सुनाएगा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल रहा है परिवार, नया होगा हर बार। राजस्थान पत्रिका की बेहद लंबे समय से पाठक हूँ और परिवार परिशिष्ट मेरा पसंदीदा है, जिसका कारण है इसमें आने वाली छोटी और बड़ी उपयोगी जानकारियाँ। मैं पत्रिका अखबार रेगुलर पढ़ती हूँ और खास करके इसका जो परिवार अंक है मुझे बहुत ही पसंद है। इस अंक में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, खास करके महिलाओं ने कैसे संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, यहाँ तक कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब इस मैगजीन में बताया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एक आदर्श जीवन, आदर्श परिवार को बनाने के लिए जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं उनकी जानकारी इसके माध्यम से बहुत ही प्रेरक कहानियों के माध्यम से, प्रेरक जीवनियों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध करवाई जाती रही है। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार। पढ़ते रहिए पत्रिका।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अत्यधिक इस्तेमाल कैसे पहुंचाता है नुकसान। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग हमें नुकसान भी पहुंचाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करने पर स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक दिन में 5 से 6 घंटे से ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल करना एडिक्शन कहलाता है। इनसे हमारे शरीर की सक्रियता कम हो जाती है, साथ ही जीवन शैली में भी बदलाव होने लगता है। रात को देर तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने से नींद की समस्या हो जाती है, इसलिए जब भी सोने जाएं तो उससे 30 मिनट पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देर तक मोबाइल पर नजर टिकाए रखने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आंखों को ही होता है। इससे हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का भी डर रहता है। साथ ही मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का भी डर रहता है। देश पर आई इस विपदा के समय पत्रिका ने सही मुद्दे उठाए, आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, ना ही मुंह सी कर बैठे और शासन को उन मुद्दों पर कार्यवाही करने पर मजबूर किया, क्योंकि जब सच सामने लाया जाता है तभी तो प्रशासन की आंखें खुलती है। हमारा विश्वास है कि पत्रिका हमेशा समाज के हर पीड़ित की लड़ाई लड़ती है और जीतती है। पत्रिका निर्भीक, निष्पक्ष। हर सदस्य यहाँ सुनाएगा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल रहा है परिवार, नया होगा हर बार। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार। पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि सब क्या टारगेट पूरे हो पाएंगे या नहीं। अमन जी, ये लगातार चर्चा होती रहती है कि सरकार टारगेट रखती है लेकिन टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं। और आपके जो 1,11,000 के टारगेट हो या 6 लाख करोड़ के टारगेट हो, ये सब भी जैसा कि बार बार चल रहे हैं कि जुमले रहेंगे, क्योंकि हमने कई योजनाएं देखी हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही एम्बिशियस, जिसको कहा गया था, सांसदों की गांव गोद लेने की बड़ी योजना की थी, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी। अब उसका कहीं अता पता नहीं है। बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही आदर्श किस्म की योजना थी, आदर्श गांव बनाने की बात थी। और इस तरह की ये भी एक आया गया राम टाइप की योजना होगी। आज चर्चा की, अगले बजट में भूल जाएंगे। ऐसे ही होगा क्या? मेरे विचार में इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सरकार को इस समय पैसे की काफी हद तक जरूरत है ताकि आम आदमी तक वो राहत पहुंचा सके, काफी हद तक पहुंचा सके। दूसरी बात, मैं बाकी पैनलिस्ट से थोड़ा डिसएग्री करूंगा जो अभी बोला गया। काफी सारे जब रोड प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं जहां पे टोल कलेक्ट किया जाता है, उनकी जो रोड की हालत है, वो मेंटेनेंस जो मांगी जाती है, वो जो टोल कंपनियां हैं वो उनको ठीक करके रखती हैं। और हमने देखा, चाहे वो बड़े बड़े हाईवेज रहे, दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जाते हुए है, दिल्ली से और क्षेत्रों की तरफ जाते हुए, हमने देखा है कि वो हाईवेज मेंटेन ठीक ढंग से किए जाते हैं। तो एक आम आदमी जो भुगता है वो भी पैसा देने में चूकता नहीं है, क्योंकि उसका समय और जो उसके जो कार के या चीजों की जो भरपाई है वो बच जाती है। तो पहले आप कई बार हाईवे देखे जाते थे जहाँ पे कोई टोल नहीं लिया जाता था, उनकी मरम्मत नहीं होती थी टाइम पे, उसमें करप्शन बहुत देखा जाता था। मरम्मत होती थी तो कुछ दिनों में निकल जाती थी, वो जिसे कहते थे पॉट होल्स बन जाते थे। तो इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती थी। और सरकार की काफी सारी कंपनियां हैं, काफी सारी, जैसे रेलवेज का मैंने आपको बताया, पिछले 10-12 साल से हम अलग अलग, जब रेलवे बजट आता था पहले तो अलग आता था, उस समय हमें डिस्कशन में आते तो हमने कहा काफी बार कि रेलवेज का काफी जमीन है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता। एक यात्री, अगर मैं जाता हूँ, मैं कई बार ट्रैवल किया हूँ, अगर मेरे को रात को स्टे करना पड़े तो मेरे पास एक जगह नहीं है रहने के लिए। अगर हम 70 साल में जो है ये रेलवे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक जगह नहीं बना सका एक यात्री के रहने के लिए, ठीक ढंग की साफ सुथरी जगह नहीं बना सका, ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। अगर हम इस टाइप की चीजें अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं और वो बनाता है, अब देखिए मेडिकल साइंसेज में देखिए प्राइवेट सेक्टर ने कितना अच्छा काम किया है, ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है। सर, यही तो सर आपत्ति हो रही है कि बनाते नहीं है आप।
सरकार ने बना के दिया, लोगों के टैक्स से बना के दिया, अब आप प्रॉफिट कमाइए। आपत्ति इसी बात पे है कि या तो आप उनसे कहिए कि बना के दें वो। देखिए जी, ऐसा है, ये आप ये कहें कि ये सरकार कर रही है, बाकी सरकारों ने तो बेच ही दिया है। चाहे हिंदुस्तान की सरकारें हो, बाहर की सरकारें हो, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जैसे अभी सेंटूर होटल की बात की जा रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? वो औने पौने दाम में पूरा ही बेच रही हैं। यहाँ पे बेच तो नहीं रहे ना, ओनरशिप तो हमारे पास, सरकार के पास ही है, आपके और मेरे पास ही रहेगी ओनरशिप। और हमने जैसे देखा एयर इंडिया के केस में भी, जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, क्यों नहीं डिसइन्वेस्टमेंट हो पाई? क्यों नहीं बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के उसको ले पाए? जबकि उनमें मालूम है कि कौन कौन अभी भी उसका बिडर है, सबसे बड़े वो इंटरेस्टेड थे पहले भी। क्यों नहीं ले पाए? बिकॉज जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई वो उनको सूट नहीं करती है। अगर यही ऐसे ही बेचना औने पौने दाम में निकालना था तो वो अब तक एयर इंडिया भी बहुत समय पहले बिक गया होता। ये कहना गलत है कि मंशा सरकार गलत है। जरूर जो माध्यम है, जैसे कहा गया राधिका जी ने, माध्यम बनाने जरूरी है। और अभी जरूरी नहीं कि रोड्स के ऊपर है, रोड बहुत छोटा क्षेत्र है इसके मोनेटाइजेशन के अंदर, और बहुत सारी एसेट्स हैं जिनको मोनेटाइज करके सरकार जो है अपना इमीडिएट रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकती है, जो इस समय सरकार को जरूरत है लोगों को लगाने के लिए। और दूसरा, पूरा कंट्रोल करके जो एक तरीके की सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए वो भी दे सकती है। ये कहना कि आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी चीज को प्राइवेट को दिया जा रहा है तो हम बेच रहे हैं, वो भी गलत है। ये कहें कि सरकार ही सिर्फ काम करेगी और प्राइवेट काम नहीं करेगा, वो भी गलत है। ये कहें कि प्राइवेट अगर आ रहा है तो चोरी हो रही है, या सरकार है तो चोरी हो रही है, वो भी गलत है। हमें एक मापदंड निकालना है जिससे तरीके से एक आम आदमी को अंत में एक बेनिफिट हो सके और उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार ना। लेकिन ये जो सरकार कह रही है कि जो मोनेटाइजेशन, असेट मोनेटाइजेशन करेगी, ये कोई नया आइडिया है या दूसरे देशों में आजमाया गया है? दूसरे देशों में आजमाया गया है तो उसका क्या? काफी देशों में आजमाया जा चुका है। जो रेलवेज के अंदर, ये बेल्जियम और फ्रांस के अंदर जो ट्रेन चलती हैं वहां पे उन्होंने आजमाया है, स्वीडन में उन्होंने आजमाया है। ये अलग अलग देशों में, रेलवेज में स्पेसिफिकली ये आजमाया जा चुका है। एयरपोर्ट्स के अंदर भी, आई थिंक यूके के अंदर कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो उन्होंने किए हैं, उसके अंदर यूरोप के अंदर कुछ एयरपोर्ट्स को उन्होंने प्राइवेट, छोटे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन करके लीज पे दिया गया है, कुछ लोगों को दे दिया है, फिर वो उसको मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस मैनेज करते हैं और उनको एक रेवेन्यू देते हैं सरकार को उसमें से निकाल के। आपने कुछ एयरपोर्ट्स का दिल्ली में भी देखा कि बेसिक मैनेजमेंट, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट था वो देख के भी हमने देखा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में देखिए, दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, उसका मैनेजमेंट और जो क्लीननेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कितना इंप्रूव किया है। ये हम कहें कि उससे उस जो ले रहा है उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसे के लिए ही ले रहा है, पैसा कमाने के लिए ही ले रहा है, पर उससे एक आम आदमी को जो है बेनिफिट मिल रहा है, एक फैसिलिटी मिल रही है, क्लीननेस मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, वो हम देखें तो वो जरूर मिल रही है आज की डेट में। और ये कहें कि सरकार का उसके ऊपर होल्ड नहीं है। सरकार कभी भी चाहे, आपका घर हो या मेरा घर हो, मेरी इंस्टीट्यूशन हो, आपकी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आके सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कभी भी बैठ सकती है। कोई भी एग्रीमेंट सरकार कभी भी साइन करे या ना साइन करे, ये एक बड़ा अनसेड एग्रीमेंट, बड़ा क्लियर है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सरकार किसी भी चीज को अपने अंडर कंट्रोल में ले सकती है 100% कभी भी। बिल्कुल राधिका जी, जो जिज्ञासा, जो आशंकाएं मतलब लोग उठा रहे हैं, हमारे पैनल में भी उठा रहे हैं, विवेक जी हैं, कोठारी जी हैं, वो कह रहे हैं कि तो संविधान की जो मूल प्रावधान है, मूल अवधारणा है, भावना है कि सोशलिस्ट मॉडल पे आप जाएंगे, उसका उल्लंघन सीधा सीधा है। नंबर 2, रोजगार की बात लगातार उठ रही है कि क्योंकि डिमांड आपको अगर क्रिएट करनी है तो रोजगार पैदा करने होंगे, लेकिन ये जो रास्ता सरकार अपना रही है इसमें रोजगार कम पैदा होंगे, और रोजगार कम पैदा होंगे तो डिमांड कैसे जनरेट होगी? आपको लगता है कि इन चीजों की जो MNP है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें इसका अवहेलना की गई है इस पक्ष की? नहीं, एक्चुअली मैं इन बातों आई डिसएग्री करूंगी, क्योंकि अगर आप देखें कि मतलब सोशलिस्टिक पैटर्न है तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर देखें, इंश्योरेंस सेक्टर देखें, अगर आप उनकी कंपनीज की बैलेंस देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, NPA है, क्रेडिट वो नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। अगर आप रिमोट क्षेत्रों में भी जाके देखें तो ज्यादा क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर बैंक दे रहे हैं। तो ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर इज बैड इन एवरी क्षेत्र में उनका योगदान नहीं है, वो सही नहीं है। और अब जो हमें दिख रहा है, जिस समय ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ और जब सोशलिस्टिक सेटअप हुआ, उस समय उस चीज की जरूरत थी, लेकिन
लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद अब जो धारणा सामने आ रही है वो ये है, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि गवर्नमेंट को एक लिमिटेड क्षेत्र में काम करना चाहिए, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, जहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां पे गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, वो जो बात है वो दैट इज करेक्ट, और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और ये सरकार से पहले जो दूसरी सरकार थी और जो एनडीए की पहली सरकार थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पे बहुत काम हुआ था, इसके बाद काम नहीं हुआ और इस सरकार ने भी ज्यादा काम नहीं किया इस क्षेत्र में। इवन सिर्फ लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो, और इस साल का जो बजट है उसमें एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई और सरकार ने एक रोड मैप रखा है कि एक बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे और एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाएंगे। और इस जो जरूरी है वो ये है कि सरकार जो ये 6 लाख करोड़ ऑब्जेक्टिव जो है सरकार का कि वो इतना पैसा गार्नर करेगी, उससे वो करेगी क्या? अगर वो पैसा फिर से ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार ही कर सकती है, तो अगर वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार क्रिएट करेगी उस पैसे से, जो कि सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट को लीज में लगाकर, और उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज यूज फॉर ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए, विच इज अ वेरी गुड टारगेट। अगर वो जनरेशन जो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज, वो अगर सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव से नहीं जोड़ सकते, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो सरकार कर रही है। सो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रख के जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने भी कहा कि अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट इज अ मेन प्रॉब्लम। 9.5% पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट था, इस साल का भी फिस्कल डेफिसिट 6.8% है। रेवेन्यू कोलैप्स हो रहा है, तो आपको एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, और आप इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास ओनरशिप कंट्रोल भी रहेगा और आप कुछ पैसा भी जुटा पाएंगे जो आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में यूज कर सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। जी राजेश जी सवाल यही वही आ रहा है कि सरकार ग्रीनफील्ड में पैसा लगाएगी तो रोजगार उससे होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी आपत्ति है कि रोजगार कैसे पैदा होंगे, इसका सरकार जो बेच रही है, आपको क्या लगता है कितना समय आपको आपके अनुसार सरकार लीज पे दे सकती है? आप कह रहे हैं कि टाइम निकल जाता है, प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, फिर भी लीज पर लगा बना रहता है, फिर भी चलता रहता है वो। देखिए स्वतंत्र जी, आपके अनुसार कितनी स्वतंत्र जी टाइमलाइन कितना होना चाहिए? सर ये तो सिर्फ समय ही बताता है आपको। मैं 2-3 बातें मैं अपने मित्रों से भी बात करना चाहूंगा। मेरी रोटी छीन कर जो मुझे अभी मिल रही है ब्राउन फील्ड में या किसी फील्ड के अंदर, और इस उम्मीद के साथ कि मैं एक नया काम करूंगा, उसमें आपको रोजगार दूंगा, ये कहाँ का उचित बात है? रही बात, दूसरी बात, अब सुन लीजिए, छीन रहे ना रोटी किसकी छीनी? जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपने कहा, देखिए आपने कहा है कि साहब पहले होगा क्या प्राइवेटाइजेशन, फिर उसका होगा एफिशिएंसी के नाम पे मैकेनाइजेशन नाम पे होगा उसका ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन का मालूम है आपको क्या है कि जो 4 लोग काम करते हो 1 लोग काम करते हैं, एफिशिएंसी के फेवर में हूं, पर किस कॉस्ट पे ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, एक रेफरेंस आया था बैंकों का, जब सरकार ने, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है सर, कि सरकार ने जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करा कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करते हैं, नतीजा आपके सामने है। पर सरकार ये कहे कि मैं अपने एसेट्स बेच रहा हूं और उसमें आप आ जाइए, ये बेहद मैं कहना चाहूँ कि बेहद अन्याय है आम व्यक्ति के साथ में। आपको, सरकार को, मैं इन सारी बातों से भी सहमत हूँ, सरकार दिवालिया है, आर्थिक रूप कोचिंग के पास में नहीं है। जो आपके पास आप उसको बेचोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या छोड़ोगे? जो हमारा एक इकोसिस्टम होना चाहिए था कि भाई तुम बेचना चाहते हो ना, सेल को बेचिए, जिसमें लॉस चल रहा है उसको बेचिए ना, आप लीजिए, कौन देखता आपको? उदयपुर के अंदर एक आनंद भवन होटल करके बहुत शानदार आईटीडीसी की थी, जिस भाव में बिका है ना स्वतंत्र जी, आप सोचते ये तो मैं भी खरीद सकता था। यानी पॉलिसी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है और परिणाम क्या है, इसको अपन सोचेंगे। कौन मना करता है सरकार को ग्रो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ग्रो करना चाहिए। सरकार का मतलब क्या हो गया है? सरकार का मतलब ये हो गया है कि मैं भी एक कुशल व्यापारी की तरह जो मेरी वैल्यूएबल एसेट्स उनको बेच दूं, और नतीजा आम व्यक्ति का जो शोषण संगठित तरीके से जो किया जा रहा है, उसमें हमें अगर सोचेंगे तो आई ओपनर होगा। आई थिंक मेरे एक मित्र ने बहुत सही कहा है कि जिस हिसाब से रोजगार में जो गिरावट आती जा रही है, उसका आप सर एक चिंता करिए।
मुझे तो एक बहुत बड़ी आशंका लगती है कि अगर रोजगार नहीं होगा तो आपका कानून और व्यवस्था के ऊपर जो चुनौती आने वाली है आप कल्पना कर लीजिए। और जहां जहां गरीबी है वो समृद्धि को एक चुनौती देता है। और यही कारण है कि हर अच्छी कॉलोनी के साथ में झुग्गी झोपड़ी बच जाती है, क्योंकि और मैं आपको फिर कह रहा हूँ जो सरकारी जो पॉलिसी आप समझिए 47 तक जब हम इंडिपेंडेंट हुए सब कुछ निजी क्षेत्र में था, फिर सरकार को लगा तो शोषण कर रहे हैं, फिर हमने बैंकों का पहले क्या करा, सोशल कंट्रोल करा 67 के अंदर, फिर 67 से राष्ट्रीयकरण करा, फिर 80 में नजर आया कि चलो और को राष्ट्रीयकरण कर लें, फिर समझ में आया, फिर उसको हमने डी इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, फिर मैं प्राइवेटाइज करा। देखिए सरकार को अपनी मंशा बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए कि देखो नाउ हियर वी स्टैंड, वी आर नोवेयर, now we leave it to the private sector and let private sector to operate in all the possible। आज तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर चूंकि जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आप एयरपोर्ट बेच दीजिए, हिंदुस्तान का 10% पॉपुलेशन ट्रेवल करता होगा, पर जो रेलवे है जिसमें 90% लोग ट्रेवल करते हैं, आप लोग जैसे लोग मुझे लोग ट्रेवल करते हैं, अगर वो कोई निजी क्षेत्र में जाएगा और उसका शोषण होगा और सरकार उसको नहीं रुकेगी तो ये बगावती संकेत मैं आपको अभी चेतावनी के रूप में दे रहा हूँ। सर बगावत होगी तो सरकार झेलेगी, सरकार पलट जाएगी, सरकार पॉलिसी बदल जाएगी। अरे तो सब करे क्यों रहे हो? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बोलते हो कि दोस्त कुल्हाड़ी के साथ, अरे पैर तो आपने आगे करा कुल्हाड़ी के सामने, आपने कुल्हाड़ी चलाई अपने पैर काट लिया, फिर कहते हैं सर ये तो पैर की गलती थी। अरे गलती पैर की थी, गलती आपकी थी, आपने कुल्हाड़ी गलती की क्यों मारी? आप चलाइए ना कुल्हाड़ी चलानी आपको, जो नहीं बिक रहा उसको बेचिए ना, तब समझदारी बात है आपको। और फिर ये किसने कहा है कि अगर रेलवे की लैंड के ऊपर होटल गेस्ट हाउस नहीं बनेंगे तो इस शहर में क्या गेस्ट हाउस होटल नहीं है क्या? क्यों नहीं है ना? पर उसका तर्क क्या आ रहा है कि सब चूंकि रेलवे की जमीन है, किसकी जमीन है? आपकी मेरी जमीन है, बेचता है किसको? XYZ को। अरे भाई सरकार के पास इतनी जमीन पर बेचो ना, जेडी रोज ऑप्शन कर ही रहा है ना, कहाँ आपत्ति किसको? आपका आपत्ति है क्या कि सरकार जेडी ने ये जमीन ऑप्शन कर दी? करिए ना आप। सर तो रेलवे की अगर रेलवे बेच रहा है तो उसमें कहाँ आपत्ति है? जेडी और रेलवे में फर्क है क्या? स्वतंत्र जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे बेचना नहीं हो रहा है। बेचना नहीं है अमन जी, एक सेकंड सर, है ना। देखिए सर, रेलवे आम व्यक्ति का है सर, और जेडीए सिर्फ उन्हीं का है जिसको जमीन चाहिए। रेलवे हर व्यक्ति का है, हर उसका है जिसके पास में रोजगार है, नहीं है, पैसा है, नहीं है। और जेडीए उसका पर्पस है। जेडीए के पास जमीन ही नहीं है सर, कोई जेडीए के पास तो अपनी जमीन ही नहीं है कोई, वो तो सरकार की जमीन है सारी। जैन साहब मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहली बात, कोई भी चीज बेची नहीं जा रही है, बेचना अलग होता है, लीज पे देना अलग चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम जमीन, मैं कह रहा था जैसे कि गेस्ट हाउस बनाए जाए, उस रेलवे के ऊपर स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, तो जब वो बिल्डिंग बनाई जाएगी, चीजें बनेंगी या उस बिल्डिंग का यूटिलाइज किया जाएगा तो टीचर्स को भी हायर किया जाएगा, लेबर को भी हायर किया जाएगा, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज है उनको भी हायर किया जाएगा। अगर रेलवे की बिल्डिंग पड़ी है, उसमें 15 कमरे पड़े हैं, वो खाली पड़े हैं, उसमें चूहे घूम रहे हैं, उसकी जगह अगर लोग रहने की जगह बन पाएगी उसमें, या उसमें एक अस्पताल बन पाएगा जहां पे कोविड के या नॉन कोविड के लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, एक डॉक्टर को भी रोजगार मिलेगा, एक बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब वो खाली बिल्डिंग पड़ी है, उसका क्या फायदा? मैंने पोस्ट ऑफिस बैंकिंग जब सजेस्ट की थी 10 साल पहले, तब मैंने कहा था पोस्ट ऑफिस को कन्वर्ट किया जाए। अब सरकार ने, जिस भी सेक्रेटरी ने इसको किया, उन्होंने तो नया ही एक डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश कर दी। मैंने कहा जो ऑलरेडी पोस्ट बैंक कर रहे हैं उन्हीं के अंदर एक छोटा सा पोर्शन बैंकिंग के लिए दिया जाए ताकि वो बैंकिंग कर सके, ऑलरेडी कर। अब जब उसी चीज को हम बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई नया निवेश नहीं हो रहा है, उस चीज को हम बढ़ा रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी ग्रोथ होगी। और हम कोई चीज नहीं बेच रहे हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूं, कोई चीज हम बेच नहीं रहे हैं, हम ये लीज पे दे रहे हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं जैन साहब, मेरा घर जिसमें मैं रहता हूं, सरकार का 100% राइट है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कल को आके मुझे कहे अमन अग्रवाल आप इस घर से बाहर निकलिए, मैं इसमें रहूंगा, और वो 1 दिन रहे या 10 दिन रहे या 1 साल रहे, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में संविधान में क्लियर लिखा है सरकार कोई भी चीज आके ऑक्युपाई कर सकती है। तो कल को अगर ये सरकार, और ये सरकार हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आगे और सरकारें भी आएंगी तो वो भी कर सकती है ये चीजें। बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे। अमन जी, सवाल ये नहीं है सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं, सवाल है कि जो करेगी सरकार, सवाल तो उठाएंगे ना उस पर, विरोध तो उसका होगा कि विरोध भी नहीं करेंगे। सर एक बात सुनिए, अभी हम रेलवे अस्पताल का एक जिक्र आया था, निवेदन ये है सर, जो एग्जिस्टिंग रेलवे अस्पताल हैं उनको भी सरकार लीज पे देने की कोशिश कर रही है। हम ये और कह रहे हैं कि जो खाली जमीन पे नया बनाया जाए। अरे भैया, जो बना हुआ है उसको ढंग से चला लो,
उसमें आम व्यक्ति को जोड़ो, उसका ट्रीटमेंट करो, तो बात समझ में आती बात है। सिर्फ ये सरकार कर रही है कि आम नहीं कर रही है चलाने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए तो मैंने प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक चलाने के लिए तो कर रही है। अरे तो सर आप प्राइवेटाइजेशन करिए, जिससे कर सकते हो आप आम व्यक्ति से जुड़ी चीजों को प्राइवेटाइजेशन मत करिए ताकि जनता को असुविधा हो। अस्पताल आम आदमी के लिए नहीं, देखिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास में अवेलेबल है, अस्पताल आम आदमी के लिए है कि नहीं? आप रेलवे स्टेशन में ट्रीटमेंट करा सकते हैं क्या अपना? नहीं करा सकते ना आप? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो ठीक से चले तब तो जाऊं मैं वहां पे। अरे वो ठीक से चल रहा है, आप चला नहीं रहे उसको, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे सर। चलाने के लिए तो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ठीक से चलाने के लिए। सिर्फ निजीकरण के चश्मे से देखोगे तो इतनी खोट नजर आएगी। जब हमने एक आम व्यक्ति की सोचना बंद कर दिया है, कुछ खास भी सोचना शुरू करा है, तो सारी तस्वीरें में वैसे नजर आती है जो कुछ चुनिंदा लोगों को सूट करती है। नाम में मत जाइए, सरकार के एक्शन पे आइए। मैं तो एक छोटी सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ सर, ये सरकार हो या किसी सरकार हो, क्या हमने ऐसा क्रिएट करा है जो इस देश की धरोहर के रूप में मान सकते हैं, जो सबको बेचो? और सुनिए, ये मैं मानता हूं कि सरकार ने बड़ी सुंदरता से बात, हम बेच नहीं रहे, हम लीज पे लेके आ रहे हैं भाई, लीज पे लेके आ रहे हैं। अरे भाई मेरा घर भी 99 डेज लीज के ऊपर है, क्या सरकार 99 डेज के बाद में फंडामेंटल मुझे खाली करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। मेरी पीढ़ी बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। दूसरी बात, लीज एक बहुत सॉफ्ट ऑप्शन है। राजेश जी, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, पब्लिक सेक्टर में भी काम किया, एफिशिएंसी कहाँ ज्यादा है, कौन अच्छा काम करता है, आपका अनुभव क्या रहा अभी तक? देखिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, जब आप हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, आप डायरेक्टर रहे हैं पोता इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के, इसके बाद आप बीसी रहे हैं, अभी एडवाइजर हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, कौन सा अच्छा काम कर रहा है? देखिए अब मेरी बात सुनिए सर, आप जवाब दीजिए ना। अरे आप बोलने तो दो आप मुझे बोलने दोगे तो मैं अपनी बात साफ कर। देखिए, जब आप एक एफिशिएंसी की बात कहते हैं और एफिशिएंसी का सिर्फ एक पैरामीटर आप लेते हैं, प्रॉफिट, सरप्लस, निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर है। पर जब आप कल्याण की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, ह्यूमन कल्याण की बात करते हैं, उसके सामाजिक सुरक्षा की आप बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी जो सुरक्षा सरकार में देती है, सामाजिक सुरक्षा में बात कर रहा हूं आपको, मैं एफिशिएंसी में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने उदाहरण क्लियर है। और यही कारण है कि सरकार में तनख्वाह कम होने के बावजूद भी आज भी रुझान सरकारी नौकरी का बना हुआ है। क्यों बना हुआ उसको मालूम है कि भाई एक सामाजिक सुरक्षा का मुझे पहलू मिलने वाला है। दूसरी बात, एफिशिएंसी बहुत ही सापेक्ष शब्द है सर, ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर में निश्चित रूप से एनर्जी है काम करने मैं दोनों सेक्टर में और खुल के काम कर रहा है मैंने। ऐसा नहीं है कि जब मैं सरकारी हमेशा रहेगी। सुनिए सर, ऐसा नहीं कि जब मैं सरकारी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था तो एफिशिएंसी कम नहीं, बहुत ज्यादा थी। बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। सवाल, who drive the organization and who drive the vehicle is more important than the policy frame that we talk about. So humble submission is sir, एक सरकार को ऑनेस्टी बरतनी चाहिए। एक व्हाइट पेपर, ब्लू पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर या सैफरन पेपर के ऊपर आना चाहिए कि भैया हमने ये करा है, हमारी ये इंटेंशन है, अब तक हमने ये वादा किया था, हमने ये अचीव करा है और अब हम आपके आगे आना चाहते हैं। वो कहते हैं एक जनतंत्र के साथ संवाद, वो संवाद खत्म हो चुका है सर। धार से एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें न्यूज सरकार दी जाती है और मालूम चला कि चलो ये भी गया। मैं फिर कह रहा हूँ सर, आम आदमी की उम्मीद मत तोड़िए, सरकार ऐसा कोई काम न करे क्या आम व्यक्ति अपने आप को विमुख महसूस करे, अन्यथा ये ताज और तख्त कभी बदल दिए जाएंगे। इतिहास गवाह है, 77 भी देखा है, 80 भी देखा है और 14 भी देखा है और आगे भी देखेंगे। जनता को मत ललकारिए। जनता की आवाज में हो सकता है बहुत चिल्ला नहीं सकती हो, चीख नहीं सकती हो, बहुत बड़े जुमले नहीं कर सकती हो, बट जब जनता जवाब देती है, आपको मालूम है सर 77, 80। राजेश जी कह रहे हैं कि एक सैफरन पेपर आ जाए, कोई व्हाइट पेपर ना आए तो संतुष्ट हो जाएंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे क्या सैफरन पेपर से? कौन, मैं? विवेक जी? जी एक सैफरन पेपर का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं कोई ऐसे पेपर का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सही है कि सरकार को क्लियर जरूर करना चाहिए और हमें ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि भाई हम बेच नहीं रहे, खाली लीज में दे रहे हैं। हम इम्पैक्ट की बात करें कि इम्पैक्ट क्या होगा। जो बात मैंने शुरू में बोला कि ये टारगेट्स अचीवेबल नहीं है, ये नहीं होंगे, इसका हम तो फिर आशंका क्यों है सर? जब टारगेट आपको पता है अचीव नहीं हो, फिर आशंकाएं क्यों है?
नहीं सर, सरकार को बोलने दो, कुछ होना तो है नहीं। पर इसमें देखिए, आप भी शांत बैठो, वो सरकार भी अपना बोल ना, इसमें देखिए होगा क्या, जैसे अभी आपने अभी एक सवाल पूछा कि भाई एफिशिएंसी कहाँ है, तो वो उसका सीधा एक जवाब नहीं कि एफिशिएंसी गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में है। बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट है प्राइवेट से, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक्टिविटी है जहाँ पे प्राइवेट ज्यादा एफिशिएंट है गवर्नमेंट से, ठीक है। अब इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में खुलने के बावजूद भी हम सभी जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे थे, कौन बता दे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर नहीं करेंगे जो सरकारी यूनिवर्सिटी करेंगे। तो सरकारी है तो इनएफिशिएंट है, प्राइवेट है तो एफिशिएंट है, ऐसा कोई हाँ यस या नो में जवाब नहीं होता है। पहली बात तो ये है। एजुकेशन में सरकार एफिशिएंट है, लेकिन दूसरी बात सुनिए, एजुकेशन में भी देखिए हायर एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन स्कूल क्यों फेल हो गए सर? फिर वही मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन में भी प्राइवेट, जो आप देखेंगे कि जो प्राइवेट एजुकेशन है वहां पे प्राइवेट सेक्टर के जो हाईली पेड स्कूल्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन आप मोहल्ले में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उससे अच्छा तो सरकारी स्कूल आज भी है। तो इन सिंपल हाँ या ना जवाब नहीं होता। मैं इसमें अब मैं इसमें आता हूँ, सुनिए इसका इसलिए कह रहे हैं कि अब हम उस एफिशिएंसी वाले डिबेट से हटके अगर हम ये मोनेटाइजेशन प्लान की बात करें, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की, तो ये सही है जो बात कही जा रही है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ कि 6 लाख करोड़ नहीं आना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सा भी जो 15 आपने 13 कहा, इस लिस्ट में 15 ऐसे एक्टिविटी या डिपार्टमेंट या सेक्टर का नाम है जिसको जो लिस्ट में है। अब 15 में से जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए वो वहां पे आएंगे, और जहां पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा वहां पे नहीं आएंगे। अब एयर इंडिया बिका नहीं, एयर इंडिया क्यों नहीं बिका भाई? क्यों नहीं बिका? क्योंकि सबको पता है कि वो जो है जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो बेचना चाह रहे हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सर आपको खुश होना चाहिए ना कि सरकार फिर से ऐसी टर्म कंडीशन रखेगी और 6 लाख करोड़ का टारगेट इसमें नहीं है। इसमें जो लीज वाला, देखिए दोनों चीज में थोड़ा अंतर है। ये जो लीज वाला है और जो पूरी तरह से बेचने वाला अब तक जो चल रहा था, दोनों में अंतर ही है। अब देखिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर बेचने की बात है, उसमें आप देखेंगे कौन से कंपनी के शेयर्स वो खरीदे प्राइवेट में। जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके शेयर बिक गए 15% 20%, वहां से वो प्रॉफिट का हिस्सेदार बन गए प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर भी जो प्रॉफिटेबल वाले सेक्टर्स हैं वहां से कुछ पैसे जरूर सरकार के पास आ जाएंगे। जहां से प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं होगी वहां पे इन्वेस्टमेंट या मोनेटाइजेशन से रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सर। चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि आशंकाएं काफी हैं। सरकार को साफ करने की जरूरत है कि वो क्या करना चाहती है। एक वाइट पेपर लेके आए, एक अपना मंशा साफ करे, संवाद करे कि उसकी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसमें क्या क्या करने हैं, क्या टारगेट हैं और कितना टारगेट कैसे अचीव करेगी। एक रोड मैप भी अगर दे तभी लोगों के मन में आशंकाएं दूर होंगी। आशंकाएं बहुत बड़ी हैं, गहरी हैं और उनको दूर करना जरूरी है। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। अफगानिस्तान में हर पल स्थिति बदल रही है। 31 अगस्त की टाइमलाइन थी कि अमेरिकन फौजों को काबुल यानी अफगानिस्तान छोड़ देना है, लेकिन अमेरिका उसके एक दिन पहले ही बीती रात अपने सारे अमेरिकी सैनिकों को लेकर निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है हथियारों का एक बड़ा जखीरा, जिसको लेकर तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हथियारों का जखीरा अमेरिका पीछे क्यों छोड़ गया। हालांकि जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड हेड हैं जनरल केनेथ मैकेंजी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर रखे करीब 73 एयरक्राफ्ट जो है उन्हें खराब कर दिया गया है और भी जो तमाम डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो सब निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अभी अमेरिका का बयान है, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान ये सब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान के एक तरीके से पीछे हैं, हालांकि किसी ने स्पष्ट नहीं किया अभी तक सिवाय पाकिस्तान के, तो इन निष्क्रिय हथियारों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही एक डेवलपमेंट और है कि दोहा में भारत
और तालिबान के बीच में पहला राजनयिक संपर्क हुआ है। कतर में दोहा में जो भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल, तो भारतीय दूतावास में तालिबान के जो राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई, उनसे मुलाकात हुई है और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये शेर मोहम्मद अब्बास वही हैं जो देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ये उस समय अफगान सेना में थे, बाद में तालिबान में शामिल हो गए। तो आज की चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर है कि आगे अब इस साउथ एशिया और मध्य एशिया, इस एशिया का क्या भविष्य है, क्योंकि अमेरिका तो निकल लिया है और स्थितियां पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं। हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। साल 10 महीने और 25 दिनों के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। 2 दशकों की लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका यहां से लौटा है, जिसे एक बड़ी हार माना जा रहा है। सोमवार की देर रात को जब अमेरिका का आखिरी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ा तो तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। काबुल की सड़कों पर तालिबान की तरफ से हवाई फायरिंग की गई। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। यानी अगर अब किसी को देश से बाहर जाना है तो तालिबान की इजाजत के बाद ही जाना होगा। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का पूरी तरह कंट्रोल है। यही कारण है कि करीब 20 साल के इस लड़ाई का जश्न मनाने में तालिबान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के वापस लौटते ही नॉन स्टॉप हवाई फायरिंग की गई और जश्न मनाया गया। सिर्फ फायरिंग ही नहीं, तालिबान की ओर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पटाखे भी जलाए गए और आसमान को रोशन कर दिया गया। तालिबान ने अमेरिका के वापस लौटने पर बयान भी दिया है। कहा कि 20 साल तक हमारे लोगों को मारने, हजारों लोगों को घायल करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार अमेरिका यहां से वापस लौट गया है। तालिबान ने ऐलान किया कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद है। कभी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में पहचान रखने वाले आतंकी संगठन तालिबान को अमेरिका ने ही $85 बिलियन का हथियार सौंप दिया है। ये हथियार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के हथियार है, फिर चाहे आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की बात हो या फिर राइफलों की। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तो तालिबान के बेड़े में करीब 6 लाख हथियार, 75,000 सैन्य वाहन, 109 हेलीकॉप्टर, 65 यातायात हवाई जहाज शामिल है। ये हथियार अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बनने जा रहे हैं। इसके कारण कश्मीरी किनारों पर दबाव तो बढ़ा है, पूरे दक्षिण एशिया में ही तबाही की आहट दिखाई दे रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सीडीएस का बयान आ चुका है। अफगानिस्तान की बदलती स्थिति को देखते हुए सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात मुकर्रर होने जा रही है। तालिबान के पास मौजूद अमेरिकी हथियारों की बात करें तो राइफल 3,58,530 है, 1,26,295 पिस्टल है, मशीन गन 64,363 है, ग्रेनेड लॉन्चर 25,327, रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन 9,877 और मोर्टार और तोप 2,606 है। भारत की तरफ से ये मामला कितना गर्म है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी स्टेट सचिव एंथनी ब्लिंकन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक के बाद एक 3 बार बात कर चुके हैं, फिर भी मामला स्थिर नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से जुड़े रास्तों को भी पूरे हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि नेपाल और आजमगढ़ कनेक्शन सभी जानते हैं। वहीं राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ तौर पर पंजाब और राजस्थान के सभी संभावित तस्करी रूटों पर चौकसी बढ़ा दी है। कश्मीर में तो चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना चौकन्नी है। भारत को इस बात का डर है कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका जो हथियार छोड़कर आया है
उसका सीधा उपयोग पाकिस्तान तालिबान के नाम से करेगा। तालिबानियों को हेलीकॉप्टर या फिर विमान चलाना आता नहीं, ऐसे में पाकिस्तानी इसका प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से ये प्रयोग भारत के पक्ष में नहीं होगा। इसके अलावा ये हथियार तालिबान नेटवर्क से हक्कानी नेटवर्क और फिर अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में पहुंचेंगे, जिसका एकमात्र उद्देश्य होगा भारत में अस्थिरता पैदा करना। भारत ने अभी कश्मीर में यह हालत कर दी है कि आतंकी गुटों के पास हथियार नहीं है। कश्मीर में जहां कभी AK-47 लहराया करती थी, अब वहां पिस्टल से काम चल रहा है। इतना ही नहीं, कई गुटों के पास तो हालत ये भी है कि वह लकड़ी का AK-47 लेकर धमकी दे रहे हैं। ऐसे एक केस कश्मीर में पकड़ा भी जा चुका है। ऐसे में ये हथियार अगर आतंकियों तक पहुंचते हैं तो आतंकियों को एक बार फिर से ऑक्सीजन मिल सकती है। बहरहाल तमाम चुनौतियों को देखते हुए भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोहा में भारतीय दूतावास पर भारत की राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता शेर मोहम्मद से मुलाकात की। दोनों के बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी पर बात हुई है। भारत की ओर से तालिबान के सामने ये बात भी रखी गई है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में न किया जाए। तालिबान के प्रतिनिधि ने भी भारतीय राजदूत को भरोसा दिया है कि सकारात्मक नजरिए के साथ भारत की तरफ से रखे गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से आनंद मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो पहली औपचारिक मुलाकात, राजनयिक मुलाकात आज दोहा में हुई है भारत और तालिबान के बीच में। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक जी हैं स्टूडियो में, और हमारे साथ जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ संवाददाता आनंद मणि त्रिपाठी जो जम्मू और कश्मीर वैली पर खास निगाह रखते हैं खबरों पर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सबसे पहले संजय कौशिक जी के पास जाएंगे। कौशिक साहब, आज पहली औपचारिक मुलाकात भारत और अफगानिस्तान तालिबान के एक तरीके से हम कह सकते हैं, भारत के तो दूतावास दोहा में जो राजदूत हैं और उनके जो राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई, तो पहली औपचारिक मुलाकात हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप और कैसे हमारे पड़ोसी इस पर देख रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक कूटनीतिक संबंधों की बात है और इस पर जो डिप्लोमेसी क्या कहती है, उसमें भारत कभी भी पिछड़ा नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे ही अमेरिकन ने अपनी आर्मी को वहां से विड्रॉ किया, इमीडिएटली आप देख लीजिए एक्शन ऑफ प्लान कितना बढ़िया रहा कि दोहा के अंदर हमारे जो दीपक मित्तल राजदूत हैं, उन्होंने तालिबान के शेर मोहम्मद जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर ली और प्रोसीड कर गए। और ये तालिबान के आग्रह पर हुई है। जी जी बिल्कुल। तो और ये बात पहले भी मंशा इंडिया ने जताई थी कि यदि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक है, ये एक अच्छी पहल है और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब वहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस था, उस दौरान किस तरीके से भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला, वो भी इस बात को साबित करती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार जो है भारत की, वो काफी आगे तक बढ़ी हुई है और इसमें उन्होंने अपनी एक ठोस रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले समय में वो इसको अपने हिसाब से इसको टैकल कर लेंगे सिचुएशन को। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं। धीमान साहब, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुप्रतीक्षित ही थी ये, सब लोग इसी पर कि भारत सरकार का क्या स्टैंड रहता है। दूसरा, जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई हैं, ये भारत की देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि अफगानिस्तान भारत के साथ करीबी रिश्ते चाहता है और अगर पाकिस्तान ने रोड एक्सेस नहीं दिया तो कई संकेतों में यह बात थी कि फिर एयर कॉरिडोर की तरफ इशारा किया था। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 हफ्ते में बहुत कुछ हर रोज बदल रहा है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी अफगानिस्तान में, ये हम लोग ये बोल रहे थे कि हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से तालिबान के साथ कांटेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एविडेंट था कि अमेरिकन जो हैं वो तालिबान को ही सत्ता में बिठाएंगे जाने से पहले। और अगर कोई सत्ता में वहां पे कोई पार्टी आती है
या कोई भी संस्था आती है तो उसका उसके साथ हिंदुस्तान का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। जी, तो ये जो एक प्रक्रिया थी ये शुरू से चल रही थी, पहले शायद ट्रैक 2 में चल रही थी, आज खुल के सामने आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका कारण ये है कि इस वक्त जो तालिबान की जो सत्ता पे बैठे हुए जो सीनियर लोग हैं, इन्होंने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी रशिया के अगेंस्ट, उस वक्त शायद ये 20 या 30 साल के थे। आज ये सारे 50-60 की एज में हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, इनका मैच्योरिटी लेवल ज्यादा है और इनको दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गया हुआ है।